नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। पत्नी की कमाई पर पलने वाले पतियों की सोच इतनी गंदी क्यों हो जाती है कि वे उसी के दुश्मन बन जाते हैं। अपनी बैंक मैनेजर पत्नी को मारकर आखिर पवन को क्या मिला? क्या इस मामले में ऋतु ने प्रेम के नाम पर पवन से शादी करके बड़ी भूल नहीं की थी? पवन और ऋतु की मुलाकात तब हुई थी जब 2006 में दोनों कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पवन ऋतु का हर तरह से ख्याल रखता था। जब कभी घर जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था तो वह उसे उसके घर तक छोड़ने जाता था। ऋतु पढ़ाई में तेज थी। उसने बैंकिंग की परीक्षा दी तो पास हो गई। फलस्वरूप जल्दी ही उसे नैनीताल बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर नौकरी मिल गई। ऋतु सेक्टर ए एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ में अपने पिता के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसकी मां सुषमा का देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से उसके पिता श्याम बिहारी श्रीवास्तव परेशान रहते थे। ऋतु अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ लखनऊ के ही मड़ियाम इलाके रहती थी। ऋतु और पवन के प्यार के बारे में हालांकि सबको पता था, लेकिन उसके पिता श्याम बिहारी चाहते थे कि बेटी ऐसे आदमी से शादी करे जो समाज में उसकी तरह ही अपनी हैसियत रखता हो। पवन किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन काफी भागदौड़ के बाद भी उसे प्राइवेट नौकरी ही मिल पाई थी। श्याम बिहारी बूढ़े हो चले थे, उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। पत्नी की मौत के बाद वह बेटी ऋतु और बेटे साहिल को लेकर चिंतित रहते थे। वैसे उन्हें पूरा भरोसा था कि ऋतु हर हाल में अपने भाई का ख्याल रखेगी। बीमारी के चलते ही सन 2009 में उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद ऋतु पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ गई। ऐसे में अपने लिए कुछ सोचना बहुत मुश्किल था। उसका छोटा भाई साहिल उसके साथ ही रहता था। ऋतु उसे भाई नहीं, बल्कि बेटे की तरह पाल रही थी। ऋतु के पिता की मौत के बाद पवन ने उस पर शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया, तो ऋतु ने उसे प्यार से समझाया, पवन, इस बारे में सोचती तो मैं भी हूँ, लेकिन साहिल की चिंता है। वह हाई स्कूल में पहुंच जाए तो मैं उसे आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। देखो ऋतु, प्राइवेट ही सही, मुझे भी नौकरी मिल गई है। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब नहीं तो क्या हम बुढ़ापे में शादी करेंगे? ठीक है बाबा, इस बारे में मैं जल्द ही कोई फैसला कर लूंगी। ऋतु ने पवन को टालने के लिए शादी की हामी भर दी। सोच विचार कर ऋतु ने अपनी बहन और भाई से पवन के साथ शादी करने के बारे में बात की। ऋतु के भाई और बहन दोनों का मानना था कि न तो पवन अच्छे स्वभाव का है और न ही वह कहीं अच्छी नौकरी करता है। दरअसल उन दोनों की नज़र में पवन में सबसे बड़ी बुराई यह थी कि वह शराब पीने का आदी था। भाई बहन की बात सुनकर ऋतु बोली, तुम लोगों की बात अपनी जगह सही है। मैं उसकी इस बुराई के बारे में जानती हूँ, पर क्या करूं? समझ नहीं पा रही हूँ। उसके साथ इतने दिनों की दोस्ती है, उसे भूलकर किसी और से शादी करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दीदी, आप ठीक कह रही हैं, पर हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं है, भाई बहन ने दो टूक कहा। इसके बावजूद ऋतु का खुद का मन शादी टालने का नहीं हो रहा था। इसी के चलते उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर नवंबर 2013 में पवन से शादी कर ली। शादी के 2 से 3 महीने ठीक से गुजरे। इस बीच ऋतु अपनी ससुराल के बजाय अपने मायके में ही रहती रही। पवन को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। ऋतु के पास मायके की काफी जायदाद तो थी ही, साथ ही वह बैंक में अच्छे पद पर नौकरी भी करती थी। घर में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद थे। उसे केवल चिंता थी तो अपने छोटे भाई की। एक दिन पवन घर पहुंचा
तो बहुत उदास था। ऋतु ने उसे देखा तो पूछा, क्या बात है, उदास क्यों हो? ऋतु, आज मेरी कंपनी ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, मेरी भी नौकरी चली गई। पवन ने दुखी होकर कहा। कोई बात नहीं, प्राइवेट नौकरियों में तो यह होता ही रहता है। कहीं और नौकरी तलाश करो, ऋतु ने पवन को समझाया। पवन को अपना खर्च चलाने के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी तो नौकरी कर ही रही थी। उसे पैसों की जरूरत केवल अपने शौक पूरे करने के लिए थी। उसे यह पता था कि ऋतु को सबसे अधिक नफरत उसके शराब पीने से है। इसके लिए वह उसे पैसा देने को तैयार नहीं थी। उसकी बात सही भी थी। निठल्ले बैठे पति को शराब के लिए कौन पत्नी अपनी कमाई का पैसा देगी? इसी बात को लेकर दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कहासुनी से शुरू होने वाले विवाद धीरे धीरे लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगे। ऋतु जब भी पवन को समझाने की कोशिश करती, वह उसकी बात को गलत तरह से लेता। उसे लगने लगा कि ऋतु यह सब अपनी नौकरी की धौंस दिखाने के लिए करती है। ऋतु ने 35 लाख में अपने पिता की एक प्रॉपर्टी बेच दी थी, ताकि कोई नई जमीन खरीदकर मकान बनवा सके। दरअसल उसे लग रहा था कि मकान बन जाएगा तो वह ठीक से रह सकेगी। इसके लिए उसने मकान बनाने के लिए एक जमीन पसंद भी कर ली थी। उस जमीन को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए एडवांस देने थे। उसने यह रकम पवन को दे दी, ताकि वह प्रॉपर्टी डीलर को दे दे। लेकिन पवन ने वे पैसे प्रॉपर्टी डीलर को देने के बजाय अपने भाई को दे दिए। यह बात जब ऋतु को पता चली, तो वह गुस्से में बोली, पवन, पैसे की कीमत को समझो। पैसा डाल पर नहीं लगता कि हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। हमें नए मकान के लिए पैसे की जरूरत है और तुम पैसे कहीं और दे आए। लेकिन पवन ने ऋतु की बात को गंभीरता से न लेकर कड़वाहट से जवाब दिया, तुम पैसे को लेकर बहुत झगड़ा करने लगी हो। मैं नौकरी नहीं करता, इसलिए तुम मुझे ताना मारती हो। तुम्हें पैसे का बहुत घमंड हो गया है। तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम किसी बात को समझना ही नहीं चाहते, कहकर ऋतु बैंक चली गई। ऋतु ने बाकी बची 33 लाख की रकम अपने बैंक खाते में जमा कर दी थी। इस खाते में उसने अपने भाई साहिल को नॉमिनी बनाया था, न कि पति को। इसके बाद पैसे और जायदाद को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया। प्यार मोहब्बत के बीच पैसा विलेन बन चुका था। इस बीच ऋतु 6 माह की गर्भवती हो गई थी। इससे वह काफी खुश थी। उसे लग रहा था कि बच्चे के आ जाने के बाद शायद पवन में बदलाव आ जाए। 19 दिसंबर 2014 की बात है। नादान महल रोड, लखनऊ स्थित नैनीताल बैंक की शाखा में बैंक के लॉकर नहीं खुल पाए थे। वजह यह थी कि बैंक के लॉकर की चाबी सहायक प्रबंधक ऋतु के पास रहती थी, जबकि वह बैंक नहीं आई थी। बैंक के मैनेजर दयाशंकर मलकानी ने ऋतु के मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो पता चला कि उसका फोन बंद है। दयाशंकर ने परेशान होकर चौक थाने को सूचना दी। इसी बीच ऋतु के पति पवन का फोन नंबर मिल गया तो उसे फोन किया गया। बातचीत में उसने बताया कि ऋतु कल से लापता है। इस जानकारी के बाद थाना चौक पुलिस ने यह बात कैंट थाने की पुलिस को बताई। पुलिस ने पवन के घर जाकर वहां बाहर खड़ी इंडिका कार की तलाशी ली तो उसमें बैंक लॉकर की चाबियां मिल गईं। इसके बाद कैंट थाने की पुलिस ऋतु को तलाशने में जुट गई। एक महिला बैंक अधिकारी के गायब होने का मामला था। पूरे शहर में खलबली मच गई। लखनऊ में नए एसएसपी यशस्वी यादव ने पद संभाला था। तभी पुलिस के लिए यह घटना बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गई थी। एसएसपी के आदेश पर कैंट क्षेत्र की सीओ बबीता सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी पुलिस टीम को ऋतु का पता लगाने में लगा दिया। इसी बीच एसओ कैंट सुरेश यादव को सूचना मिली कि कैंट क्षेत्र स्थित फायरिंग रेंज के पास झाड़ियों में किसी महिला का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही सुरेश यादव अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। सूचना सही थी।
लाश की शिनाख्त होने में भी देर नहीं लगी। लाश बैंक मैनेजर ऋतु की ही थी। घटनास्थल पर पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह लगता कि ऋतु के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई थी। उसके शरीर के कपड़े भी सही सलामत थे। किसी प्रकार की कोई लूट भी नहीं हुई थी, क्योंकि मृतका के कानों के आभूषण भी सुरक्षित थे और हाथों की चूड़ियां भी। अलबत्ता उसका पर्स और मोबाइल जरूर गायब था। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि इस घटना में ऋतु का कोई अपना ही शामिल हो सकता है। पुलिस ने इस बारे में पहले ऋतु के भाई साहिल से बात की और फिर उसके पति पवन से। दोनों की बातों से पुलिस का शक पवन पर गहरा गया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स हासिल करके ऋतु के फोन नंबर और पवन के फोन नंबर की जांच की, तो पता चला कि ऋतु से अंतिम बार पवन ने ही बात की थी। इसके बाद पुलिस ने पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस पूछताछ में जो बात सामने आई वह यह थी कि ऋतु और पवन के बीच दौलत विलेन बन गई थी। पैसे के लिए पवन इतना अंधा हो गया था कि ऋतु को मौत के घाट उतारते वक्त उसे उसकी कोख में पल रहे अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। 18 दिसंबर 2014 को ऋतु अपनी बैंक की ड्यूटी पूरी करने के बाद ऑटो से चारबाग पहुंची। वहां से उसे दूसरा ऑटो लेकर अपने घर पहुंचना था। ऋतु जैसे ही ऑटो से उतरी, उसने देखा कि पवन अपने बहनोई की कार लिए उसका इंतजार कर रहा है। यह देखकर उसने चौंक कर पूछा, तुम यहाँ यह कार क्यों लाए? मैं अपने बीमार भाई से मिलने देहरादून जा रहा हूँ, आज ही रात को। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, पवन ने कहा। मुझे लगा कि तुम मुझे लेने आए हो। तुम्हें तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। तुम जाओ, मैं ऑटो लेकर घर चली जाऊंगी। अभी ऋतु ने कहा ही था कि उसके मोबाइल पर उसके भाई साहिल का फोन आ गया। वह उससे घर पहुंचने के बारे में पूछ रहा था। भाई से बात करते हुए ऋतु ने कहा, मैं तुम्हारे जीजाजी के साथ हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। उस वक्त शाम के करीब 6:45 बजे थे। ऋतु के फोन बंद करते ही पवन बोला, ऐसे नाराज मत हो। चलो, पहले कहीं घूम आते हैं। तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी। पवन ने मिन्नत की, तो ऋतु उसकी कार में बैठ गई। मानवनुहार करके ऋतु को मनाने के बाद पवन कार लेकर शहीद पथ की ओर बढ़ गया। ऋतु को लगा कि वह उससे झगड़ा खत्म करने के लिए ऐसा कर रहा है। सुल्तानपुर रोड पर अर्जुनगंज ओवर ब्रिज के पास पवन ने कार कच्चे रास्ते पर उतार कर खड़ी कर दी और बहाना करके नीचे उतरा। ऋतु उसके मन की बात को समझ पाती, उसके पहले ही वह ऋतु की गर्दन में रस्सी का फंदा डालकर उसे कसने लगा। इसके लिए वह रस्सी पहले ही साथ लाया था। इसके अलावा उसने ऋतु को मारने के लिए उसके सिर पर 3 वार भी किए। इसका नतीजा यह हुआ कि ऋतु तत्काल मर गई। गर्भवती पत्नी की हत्या करने के बाद पवन ने उसका मोबाइल बंद करके उसके पर्स में रखा और पर्स वहीं नाले में फेंक दिया। इसके बाद वह कार लेकर सुनसान जगह की तलाश में आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने फायरिंग रेंज के पास ऋतु की लाश जंगल में फेंक दी। वापस लौटकर कार उसने अपने घर के सामने खड़ी कर दी और सोने की कोशिश करने लगा। देर रात तक जब ऋतु घर नहीं पहुंची, तो साहिल ने करीब 8 बजे के बाद उसे फोन करना शुरू किया। ऋतु का फोन बंद था। इससे परेशान होकर साहिल ने अपने जीजा पवन को फोन किया। उधर से पवन ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी को छोड़कर देहरादून जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। साहिल ने कई बार पवन के मोबाइल पर फोन किया, तो उसने बताया कि वह लखनऊ में ही है। पुलिस ने ऋतु की लाश मिलने के बाद जब साहिल से पूछताछ की थी, तो उसने यह बात सीओ कैंट बबीता सिंह को बता दी थी। इसी से वह संदेह के दायरे में आया था। इससे बबीता सिंह को लगा कि जब पवन देहरादून गया नहीं, तो उसने साहिल से झूठ क्यों बोला। दूसरे पवन के फोन की लोकेशन ऋतु के फोन के साथ मिली थी। संदेह हुआ तो पुलिस ने पवन को गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ की। इससे पवन टूट गया और उसने पुलिस को ऋतु की हत्या की पूरी जानकारी दे दी थी।
शुरू में पवन ऋतु की हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहता था। इसके लिए उसने एक सुसाइड नोट भी तैयार किया था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सका। दरअसल पवन के मन में गुस्सा इस बात को लेकर था कि ऋतु उससे झगड़ा करती है। उसने अपने बैंक खाते में भी उसकी जगह पर भाई को नॉमिनी बनाया था। ऋतु और पवन के बीच मोहब्बत का दौर जरूर लंबा खिंचा, पर शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके बीच अनबन शुरू हो गई थी। इसकी वजह थी पवन का नशा करना। जिस समय उसने ऋतु का कत्ल किया था, उस समय भी उसने शराब पी रखी थी। इसीलिए वह यह भी नहीं समझ पाया कि वह केवल अपनी पत्नी की ही हत्या नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी कोख में पल रहे अपने बच्चे को भी मार रहा है। ऋतु के परिवार ने अपनी राय तो दी, लेकिन मजबूरी में चुप रह गए। अगर परिवार खुलकर उसका साथ देता, तो शायद वह गलत निर्णय से बच जाती। बेटियों से संवाद की कमी ही अक्सर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ऋतु ने दिल से प्यार किया, लेकिन पवन के स्वभाव, आदतों और सोच को नजरअंदाज किया। प्यार के नाम पर किसी की गलतियां ढकना आगे चलकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। शादी से पहले व्यक्ति के स्वभाव, आदत और सोच को समझना उतना ही जरूरी है जितना उसका प्यार। पवन को अपनी पत्नी की कामयाबी से हीन भावना होने लगी। वह यह नहीं समझ पाया कि पत्नी की कमाई दोनों की जिंदगी बेहतर बना सकती थी। अगर मर्द अपनी पत्नी की तरक्की से जलता है, तो वह खुद को नहीं, अपने परिवार को बर्बाद करता है।